हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। मार्वल के द्वारा की गई एक बड़ी सी अच्छी एक्सपेरिमेंट फिल्म है एटर्नल्स, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दिया। आप चाहिए तो वो लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और हर मार्वल फिल्म की तरह एटर्नल्स में भी दो पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन क्या है और उनके वजह से मार्वल के फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इसीलिए बिना देरी करते हुए चलिए। एटर्नल्स मूवी का एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग वे में की गई है। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमने देखा था कि सरसी और बाकी सारे एटर्नल्स मिलके एमरजेंस को रोक देते हैं, जहाँ पे उन्होंने टिबिट नाम के सेलेस्टियल को एमर्ज होते हुए रोक दिया है। और सब कुछ खत्म होने के बाद ही क्रिस को अपना गलती समझ में आती है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के सूरज की तरफ चले जाता है। पर यहाँ पे हमें क्लियरली नहीं दिखाया है कि वो जिंदा है कि नहीं। मुझे लगता है ये मार्वल की द्वारा की गई एक अच्छी सी मूवी है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी क्रिस की ज़रूरत हो तो वो उसे ला सकते हैं। और ये सब खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि बचे हुए सारे इटर्नल्स दो टीम में डिवाइड होते हैं, जहाँ पे थीना, मकारी और ड्रूग मिलके स्पेसशिप में चले जाते हैं बाकी इटर्नल्स को ढूंढने के लिए, और सरसी, फास्टोस, किंगो धरती पे ही रह जाते हैं। और यहाँ पे ही मूवी खत्म हो जाती है। पर अब आता है मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमने देखा कि सरसी और व्हाइटमैन पार्क में चलते हुए बात कर रहे थे, और बीच में ही पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और उसके बाद आर्शमा के सर्सी किंगो फास्टोस को लेके जाता है, जहाँ पे वो बोलता है मैं तुम्हें अभी पनिश नहीं करूंगा और धरती को भी अभी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सारे मेमोरीज को रीड कर कर धरती को जज करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे होता है कि आर्शमिन तूने के मेमोरीज को रीड कर कर अभी एक जजमेंट लाएगा कि धरती को डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं। और अगर उसे लगेगा कि धरती पर इतना पोटेंशियल नहीं है इमरजेंस को रोकने के लिए, तो वो अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और कॉमिक्स में भी ये यही काम करता है, इसलिए इसे आर्शम द जज बुलाते हैं, क्योंकि वो हर टाइम कोई भी प्लानट को जज करते ही रहता है कि वो डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं। और इसके रिलेटेड ही हमने एक क्लिप को देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, जहाँ पे इसोन नाम के एक सेलेस्टियल ने एक प्लानट को डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थीना, मकारी और ड्रूक स्पेसशिप में चल रहे थे बाकी इटर्नल्स को ढूंढने के लिए, पर उसी वक्त उन्हें लगता है कोई तो उनके स्पेसशिप में आ रहा है। तभी उन्हें कुछ कलर्स दिखती है और उसके अंदर से पिप द ट्रोल टेलीपोर्ट के बाहर आता है, और वो बहुत नशे में था। और फिर वो आने के बाद और एक इंसान को इंट्रोड्यूस करता है, और वो कोई नहीं, स्टार फॉक्स। और पिप द ट्रोल इंट्रोडक्शन में ही बताता है कि स्टार फॉक्स प्रिंस ऑफ टाइटन एंड ब्रदर ऑफ थैनोस। तो यहाँ पे थोड़ा स्टार फॉक्स के बारे में जानेंगे। एक्चुअली कॉमिक्स में भी स्टार फॉक्स थैनोस का ब्रदर होता है, पर वो थैनोस की तरह नहीं दिखता है, क्योंकि थैनोस के पास ब्लड डेफिशिएंसी था, जिसकी वजह से वो हाफ एटर्नल और हाफ डिविएंट है, और इसीलिए वहाँ के लोग उसे एग्री नहीं करते हैं और स्टार फॉक्स को प्रिंस की तरह बनाते हैं। और स्टार फॉक्स के पास मूड चेंजिंग पावर्स है, जिसकी वजह से वो किसी का भी मूड चेंज कर सकता है, इसीलिए वो कॉमिक्स में भी बहुत फेमस है। और यहाँ पे हेनरी स्टाइल्स को इस कैरेक्टर के लिए कैस्ट करना बहुत अच्छा काम है, और इसे देख के सारे फैंस बहुत खुश हुए हैं। और स्टार फॉक्स एवेंजर्स के साथ भी काम किया था कॉमिक्स में। तो अब थोड़ा जानते हैं पिप द ट्रोल के बारे में, जहाँ पे हमने पिप द ट्रोल को कॉमिक्स में कई बार देखा था, और वो भी सिल्वर सफर, एडम वॉरलॉक और ऐसे लोगों के साथ। और उसके पास टेलीपोर्टेशन पावर्स है, इसीलिए वो एडम वॉरलॉक को कई बार हेल्प करता है, और वो एक बार एडम वॉरलॉक को थैनोस को हराने के लिए भी हेल्प करता है टेलीपोर्टेशन की मदद से। और लगता है यहाँ पे भी वो स्टार फॉक्स को टेलीपोर्ट होने के लिए मदद कर रहा है। और यहाँ पे स्टार फॉक्स के थीना और बाकी सारे एटर्नल्स को बताता है कि उसे पता है आर्शम ने सरसे और बाकी लोगों को कहाँ पे लेके गया है, और वो उसी तरह की बॉल को निकलता है जो एजक के पास था। और फिर यहाँ पे ये सीन खत्म हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे स्टार फॉक्स उन तीनों इटर्नल्स को आर्शम के पास लेके जाने वाला है। तो देखेंगे आगे क्या होगा। तो अब एंड क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे डेन वाइटमैन के सामने एक बॉक्स था जिस पर लिखा है कि डेथ इज माई रिवॉर्ड। और वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसके अंदर एक स्वॉर्ड रहता है, और वो उस स्वॉर्ड को टच करने वाले थे, पर उसी वक्त पीछे से एक साउंड आता है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। और यहाँ पे ये सीन खत्म हो जाता है। तो अब कॉमिक्स के रेफरेंस लेके इस सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉमिक्स में डे वाइटमैन एक सुपर हीरो है जिसका नाम है ब्लैक नाइट, और उसके पास एक पावरफुल स्वॉर्ड है जिसका नाम है एक्सकैलिबर। और ये स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है, पर इसके वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे जो कोई भी इसे कैरी करेगा वो धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा और इविल वे चूज करेगा, जहाँ पे वो सब लोगों को मारेगा। इसीलिए इस सीन में उस बॉक्स पर डेथ इज माई रिवॉर्ड लिखा गया है। और ये स्वॉर्ड वाइटमैन के फैमिली में बहुत सारे जनरेशन से पास हो रहा है। डेन से भी पहले उनके अंकल थे एक्सकैलिबर के यूजर, और वो पहले अच्छे थे, पर फिर धीरे धीरे वो भी करप्ट हो गए थे। और उनके बाद डेन को ये स्वॉर्ड मिला था, और डेन को इस स्वॉर्ड को यूज़ करना अच्छी तरह आता है, इसीलिए वो इस स्वॉर्ड की मदद से अच्छे काम ही करता है। और अभी देखेंगे आगे मूवीज़ में क्या होगा।
एटर्नल्स के डायरेक्टर क्लोई जाओ ने कंफर्म किया कि पीछे से आई हुई वॉइस ब्लेड की है। ब्लेड कॉमिक्स में एक वैम्पायर हंटर होता है और वो भी एक हाफ वैम्पायर है। वो बहुत सारे वैम्पायर्स को हंट करते रहता है। फ्यूचर में ब्लेड के ऊपर एक मूवी आने वाली है और लगता है इसके लिए ही हमें यहाँ पे ये सीन दिखाया है। तो ये थे एटर्नल्स के एंड क्रेडिट सीन्स। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताना और मैं इसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। इसीलिए प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।